मोदी का कॉन्ट्रडिक्शन संघ के साथ नहीं है, संघ के आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। मोदी का कॉन्ट्रडिक्शन उस पोजीशन के साथ है जिस पोजीशन पे सरसंघ चालक बैठते हैं। आरएसएस अब बीजेपी का बी टीम है। मोदी एक ऐसा नेता है जो कि आप प्राय देखते होंगे कि वो ये भी नहीं चाहता कि उसके सामने कोई कैमरा में आए। वो एक है। हेलो एंड वेलकम कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक धीरेन्द्र के झा से मोदी और आरएसएस के संबंध पर। बता दें कि कारवां के नवंबर अंक में धीरेन्द्र ने इस बारे में एक लंबी स्टोरी की है। धीरेन्द्र ने बताया है कि मोदी के दौर में आरएसएस प्रमुख यानी सरसंघचालक का पद कमज़ोर हुआ है। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारणों को धीरेन्द्र से। वेलकम धीरेन्द्र। धन्यवाद विष्णु। धीरेन्द्र, आपने लिखा है कि मोदी के दौर में सरसंघचालक का पद जो बहुत महत्वपूर्ण था वो कमज़ोर हुआ है। आपको क्यों लगता है कि वो कमज़ोर हुआ है? देखिए, संघ का जो स्ट्रक्चर है उसमें आरएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है, बाकी सारे उसके आउटफिट हैं। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हैं सब उसके आउटफिट हैं। तो आप देखेंगे कि संघ के सारे डिस्कोर्स में परम पूज्य का जो पद है वो सिर्फ सरसंघ चालक का होता है, वो किसी और को नहीं दिया जाता है। इवन सर कारवां के साथ भी परम पूज्य नहीं लगता, सिर्फ एक ही आदमी के साथ लगता है, वो है सरसंघ चालक। मान लिया गया कि वो सबसे ऊपर होंगे। ऐसा ही उनका रहा शुरू से। जब जनसंघ बना था, जब गोलवलकर थे सरसंघ चालक और गोलवलकर सुप्रीमो थे, वो जो बोल देते थे वो ही चलता था, तो वही बात चलता था, उसको कोई काटते नहीं थे। बाद के सरसंघ चालक भी अपना पोजीशन को ऊपर रखते थे हमेशा, लेकिन अभी ये हुआ है कि मोदी भागवत से इतना ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं कि उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि सरसंघ चालक की बात सुने। वो अगर नहीं भी सुनते हैं तो भी पूरा का पूरा संघ और संघ परिवार उनके इशारे पे काम करेगा। अच्छा। जिसके लिए वो हमेशा ये करते क्या है कि पूरा संघ को कांस्टेंट इलेक्शन मोड में रखते हैं और जिसमें पूरा संघ झोंका हुआ रहता है। तो ये जो संघ का इन्वॉल्वमेंट है लगातार इसमें इलेक्शन में, उससे किसी के पास सोचने का कोई समय नहीं है। इंस्ट्रक्शन एक जगह से आ रहा है। इवन भागवत भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्लोरीफाइड स्वयं सेवक के रूप में इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। लेकिन जो भागवत की भूमिका कमज़ोर होती है तो जो आरएसएस के अन्य पदाधिकारी हैं जिन्होंने आरएसएस का एक वो दौर भी देखा है जिसमें आरएसएस सब चीज़ को नियंत्रित करती थी, बीजेपी एक फ्रंट की तरह ही था, वो कैसे लेते हैं इस कमज़ोरी को, वो कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ों को लेके तो छुपा हुआ रोष है। ये फैक्ट है कि रोष है कहीं कहीं पे, लेकिन मोदी का पद इतना मजबूत हो चुका है, इतना ऊपर हो चुका है। मोदी पहली बार वो डिलीवर कर रहे हैं जो कि संघ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और पूरे संघ परिवार का, सिर्फ आरएसएस का नहीं, वो सपने में देखता रहा। तो फिर ऐसे में तो धीरेन्द्र ये भी तो कह सकते हैं कि कोई वजह ही नहीं है मोदी को काउंटर करने की, जब वो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं देते हैं तो फिर पोजीशन कमज़ोर होने की बात तो नहीं होगी। हो सकता है कि हाँ ठीक चल रहा है मोदी इसलिए नहीं। यहाँ पे जो मोदी का कॉन्ट्रडिक्शन संघ के साथ नहीं है, संघ के आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। मोदी का कॉन्ट्रडिक्शन उस पोजीशन के साथ है जिस पोजीशन पे सरसंघ चालक बैठते हैं। और ये कॉन्ट्रडिक्शन
इस तरह का है कि जिसमें कि अ, मतलब सर संघ चालक अपने आप को बिल्कुल अलग थलग पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सर संघ चालक और मोदी को प्राय आप नहीं देखेंगे एक फ्रेम में। बिल्कुल 2004-14 के बाद तो 1% दिखे नहीं है कभी, मतलब कभी-कभी दिखते हैं। जैसे जब अयोध्या में राम मंदिर का नींव रखा जा रहा था, तो उसमें वो दिखे थे, या फिर एक दो बार और इस तरह से। लेकिन प्रायः बहुत ही प्रायोजित इस तरह का जो कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम होता है, उसी में दिखे हैं। जनरली नहीं दिखे। हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिसमें कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण मीटिंग प्रधानमंत्री का और सरसंघ चालक का कभी भी हुआ हो। तो अगर ये पोजीशन कमज़ोर हो जाती है तो इसका भविष्य की आरएसएस में क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो सीधा है, आज अगर हम आज की स्थिति की का विश्लेषण करें तो सीधा है कि आरएसएस अब बीजेपी का बी टीम है। आरएसएस बीजेपी का बी टीम है, ए नहीं है। ए नहीं है ना। अब इसको हम अगर आगे ले जाएं कि भविष्य में क्या होगा, तो अब ऑब्वियसली एक बार जब परिस्थिति बदल गया है तो ये पूरी तरह से रिवाइव तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आरएसएस आज के डेट में बीजेपी का एक यूनिट जो कि इलेक्शन में जगह जगह पे काम करता है या फिर उसके लिए पोलराइज करता है। हाँ, ये बना दिया है, एक रोल उसका अब डिफाइन हो गया। पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में आरएसएस का खुला हुआ पॉलिटिक्स में जो रोल है वो मोदी ने डिफाइन कर दिया। इससे पहले नहीं होता था। इससे करते थे वो, लेकिन डिक्लेयर्ड रोल नहीं था। क्यों ऐसा? इसलिए कि हमेशा से आरएसएस छुप के काम करता था। जब बैन हुआ गांधी असैसिनेशन के बाद 1948 में, तो 49 में बैन लिफ्ट करने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन आरएसएस ने अडॉप्ट किया, जो करना पड़ा उसको, उसमें आर्टिकल 4 में लिखा है, उसने इस चीज़ को लिखा कि हम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब ये एक बार जब आपने एक पोजीशन ले लिया गवर्नमेंट के सामने, पब्लिक के सामने में, तो इस पोजीशन को बनाए रखना भी जरूरी था। काफ़ी समय तक तो इनके सामने एक समस्या थी कि अगर इस पोजीशन से थोड़ा सा भी दिखेंगे अलग हटते हुए, हो सकता है गवर्नमेंट का फिर से कुछ ना कुछ एक्शन हो जाए इनके ऊपर। तो इस परिस्थिति को बनाए रखने के कारण ये बहुत ही एम्बिग्यूअस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे, कर तो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन छुप छुप के कर रहे थे। लेकिन 14 और उसके बाद का जो समय है उसमें हम देखते हैं कि आरएसएस बहुत ही खुल के, मतलब कोई भी पर्दा नहीं बचा। लेकिन इससे पहले भी तो धीरेन्द्र, जैसे इमरजेंसी की बात आती है कि आरएसएस ने एक मोबिलाइजेशन किया और उस सरकार में भी शामिल भी हुई वो पार्टी जो आज बीजेपी है। बिल्कुल है। तो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं तो ये थे, पॉलिटिक्स में थे, कहीं ना कहीं नहीं, डायरेक्ट थे। हम ये बोल रहे हैं कि वो छुप के काम कर रहे थे, उनका फ्रंट सामने होता था, इतना खुलेआम तरीके से काम नहीं करते थे, हमेशा छुपाते थे अपने आप को। इवन जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन होता है तो आरएसएस का इंस्ट्रक्शन था प्रचारकों को, जबकि प्रचारक नागपुर में मोबिलाइज कर रहे हैं, जो कि ललित वचानी जो फिल्म बनाया था उन्होंने, उनका 2 पार्ट का डॉक्यूमेंट्री है, तो उन्होंने सारा जो शूटिंग किया था, इंटरव्यू जो किया था, वो डेमोलिशन से बस 1 महीना पहले, जिसमें वो दिखला रहे हैं कि किस तरह से लोगों को मोबिलाइज कर रहा है आरएसएस के लोग। लेकिन आरएसएस को इंस्ट्रक्शन, प्रचारकों को इंस्ट्रक्शन जारी किया गया कि आप लोग अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। हाँ, प्रचारक लोग को दिया गया ऑर्डर कि आप अयोध्या नहीं जाएंगे, आप पीछे से काम कीजिए। तो अयोध्या में जो मस्जिद, अयोध्या में लोग भेजे जा रहे थे, हाँ, और सब आरएसएस के थे। प्रचारक की बात हम कर रहे हैं। हाँ, प्रचारक को बोला गया कि आप नहीं जाएंगे, आप अपने अपने जगह पे रहिए और उसका जो भी रिजल्ट होगा उसका फ़ायदा लेने के लिए आप अपने जगह पे मौजूद रहिए। तो मेरा कहना ये है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट रखने के बावजूद भी अपने आप को एक डिनाबिलिटी का जो
स्कोप है उसको बचाए रखते थे। अब उसका ज़रूरत नहीं है इनके पास। ये ज़रूरत ख़त्म हो जाना बिल्कुल कि नया तरह का रिलेशनशिप पैदा करता है, जो कि देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से इवॉल्व करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी को क्या फ़ायदा होता है अगर सरसंघचालक का पद वो कमज़ोर करते हैं? जैसे इससे पहले भी हमने देखा था सरसंघचालक पद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो ऐसे कई फैसले थे जो अटल नहीं होने देते थे संघ के। जैसे दशहरे के भाषण के बारे में कहीं पढ़ा मैंने कि आकाशवाणी में उसको लाइव नहीं होने दिया। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो मोदी होने भी देते हैं आरएसएस की। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी बात है कि वो नियंत्रित भी करते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसे थोड़ा-सा बताइए कि यहाँ तो लग रहा है कि जैसे अटल ज़्यादा असर्ट कर रहे थे और अटल वो सारी चीज़ें नहीं होने दे रहे थे जो आरएसएस चाहता था। यहाँ आप कह रहे हैं कि मोदी वो सारी चीज़ें, आपके पीस में भी लिखा हुआ है कि मोदी एग्ज़ैक्टली वही हैं, वही विचारधारा रखते हैं जो आरएसएस की है। इसके बावजूद भी बात आ रही है कि आरएसएस का पद कमज़ोर हुआ है। ऐसा क्यों? सरसंघचालक का पद। सरसंघचालक का पद। देखिए, मोदी एक ऐसा नेता है जो कि आप प्राय देखते होंगे कि वो ये भी नहीं चाहता कि उसके सामने कोई कैमरा में आए। वो एक है। संघ परिवार में दो मोदी नहीं हो सकता। ना ये एक पद खाली है, सिर्फ वहां पे सिर्फ मोदी रहेगा। मोदी प्रचारक रहा है, मोदी उन सारे चीज़ों को करना चाह रहा है जो संघ के लोग सपने में देखा करते थे। तो उस हिसाब से बिल्कुल सब एक है। लेकिन ये जो एक रिक्त स्थान है टॉप का, इस एक पे तो एक ही आदमी रहेगा ना, वो तो मोदी ही रहेंगे। जहाँ तक बात है वाजपेयी के समय का, तो वाजपेयी के समय में गवर्नमेंट जो थी वो कोalition की गवर्नमेंट थी जिसको वाजपेयी लीड कर रहे थे। उसमें बहुत सारी पार्टीज़ थी, ऐसे थे जो कि आरएसएस के जितने भी कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उसमें किसी से भी एग्री नहीं करते थे। वाजपेयी को सरकार भी चलाना था, लेकिन आरएसएस चाहते थे उनके इश्यूज़ इम्प्लीमेंट भी हो, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। हाँ, और वो पूरी तरह से डिलीवर भी नहीं कर सकते थे जो मोदी डिलीवर कर सकता है, क्योंकि इसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। मतलब जिस तरह की बातें हमने की है वही उसी को लेके मैं पूछना चाह रहा था कि एक ट्रेडिशनलिस्ट जो ट्रेडिशनल आरएसएस का व्यक्ति होगा या पुराने दौर के आरएसएस, उनमें बेचैनी तो होती होगी ना? देखिए, ये है हम मतलब आरएसएस का अगर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें आपको, आरएसएस में दो वर्टिकल होता है। एक होता है कार्यवाह का वर्टिकल, एक होता है प्रचारक का वर्टिकल। आप देखेंगे कि नीचे से लेके हर एक यूनिट पे एक कार्यवाह होगा और एक प्रचारक होगा। प्रचारक जनरली काम करने वाला आदमी होगा, ज़्यादातर केसेस में ब्राह्मण होगा। कार्यवाह जो है वो लोकल लेवल का बिजनेसमैन होगा, इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन भी हो सकता है। जैसे जैसे ऊपर आएंगे आप, सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे कार्यवाह जो होता है वो प्रचारक ही होता है। जैसे सर कार्यवाह या सह सर कार्यवाह, ये सब प्रचारक हैं। लेकिन इनके नीचे का जो लेवल है, क्षेत्र, प्रांत, जिला, मंडल, हाँ, ये सब जो लेवल है, इस पे कार्यवाह होता है एक और प्रचारक होता है। कार्यवाह हाउस होल्ड वाला आदमी होता है, जनरली बिजनेसमैन होता है और मैनेज करता है सब कुछ। हाँ, ये कार्यवाह वाला जो वर्टिकल है ये बहुत नाराज़ है, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि पूरा जो इकॉनमी, और उसका कारण इकॉनमी है, उसका कारण मोदी का ऊपर बैठ जाना नहीं है, उसका कारण इकॉनमी है कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। हाँ, जगह जगह पे बिजनेस ठप पड़ा हुआ है और वो लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन प्रचारक वाला खुश है। प्रचारक वाला जो वर्टिकल है उसमें जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, जिन्होंने बहुत ही कम रिसोर्स में काम किया, हर एक जगह आइडियलिज्म होता है, एक एक्सट्रीमली जो एक जो बिगॉट होगा उसके अंदर भी एक आइडियलिज्म का एक चीज़ आपको दिखेगा अपने अपने तरह का। तो वो देखता है कि
वो सादगी ख़त्म हो गया है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये तो नहीं है वो जो ये लोग चाह रहे थे। लेकिन आइडियोलॉजी के लेवल पे सब कंफर्टेबल हैं। हाँ, तो कुछ जो बूढ़े लोग हैं, अब तो ज़्यादा बचे भी नहीं बुज़ुर्ग लोग, हाँ, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। सारे जो लोग वही लोग हैं, क्योंकि वही लोग को रहना पड़ेगा जो कि इलेक्शन में मोदी को डिलीवर कर सके। आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे अब आरएसएस जो अपने आप को एक कल्चरल फ्रंट या राष्ट्रवादी कल्चर का आगे बढ़ाने वाला कहता था, वो भी पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के लिए वो सारी चीज़ों की सेक्रीफाइस करने को तैयार है, मतलब फ्रूगलिटी और ये सारी देखिए, चीज़। कभी भी संघ कभी भी राष्ट्रवादी नहीं था। हाँ, मतलब राष्ट्रवाद का भारत में एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ वो है कॉन्टेक्स्ट। जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो राष्ट्रवादी थे। ना, आरएसएस को अगर आप देखेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो राष्ट्रवादी नहीं था, ठीक है। इसलिए राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल करने में मुझे परेशानी होती है इसके लिए। जहाँ तक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एक्टिविटी की बात है, तो आरएसएस शुरू से ही, बेशक इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि हम कल्चरल काम करेंगे, हम कल्चरल आउटफिट हैं, पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शुरू से ही इनडायरेक्ट तरीके से, छुपे हुए तरीके से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता रहा है वो। और जो इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन दिखता रहा है, अब तो खुल के कर रहा है। हाँ, हुआ इतना है कि पर्दा हट गया। अब एक सवाल ये है, जैसे दत्तात्रेय होसबोले की बात भी आपके ही पीस में मैंने पढ़ा था कि उनके आने से भी आपने कहा था कि आपने उसी समय बोला था कि अब आरएसएस बी टीम बन गई है। दत्तात्रेय किस तरह से काम करते हैं मोदी के लिए, अगर इस तरह बताएं, आप हमें समझाएं तो। देखिए, सभी लोग मोदी के लिए काम करते हैं, सिर्फ दत्तात्रेय नहीं करते हैं, इवन भागवत करते हैं। भागवत भी मोदी के लिए काम करते हैं। जब मोदी बोलते हैं कि पासमानदा मुस्लिम्स की बात करते हैं, तो भागवत कुछ मुस्लिम से जाके मिल लेते हैं। या मोदी जी जब महिलाओं के सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, तो भागवत भी अपने विजयदशमी के भाषण में बात करने लगते हैं। बाद में करते हैं मोदी, उसके बाद नहीं, उसके पहले मोदी करते हैं, 15 अगस्त को भागवत करते फिर भागवत करते हैं। तो सभी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक दत्तात्रेय का सवाल है, दत्तात्रेय, देखिए, दत्तात्रेय सर कार्यवाह का जो पोजीशन होता है बड़ा इम्पोर्टेंट, महासचिव भी कहते हैं उसको। महासचिव कहते हैं, और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से सारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसी के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सर संघचालक गाइड है, फिलोसोफर है, फ्रेंड है, इस तरह से उसको दिया गया है। इसलिए उसका इलेक्शन भी नहीं होता है, सर कारवाह का इलेक्शन होता है। तो सर कारवाह जो है, क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, तो आरएसएस को कैसे यूज़ करना है इलेक्शन में, कहाँ पे कितने लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा, कहाँ पे पन्ना प्रमुख बनेगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे आरएसएस वाले किस मोहल्ले में ज़्यादा लोग जाएंगे, किस कास्ट के लोग जाएंगे, बहुत सारी बातें होती है ना। ये सब चीज़ करने के लिए एक आदमी चाहिए वहाँ पे, पॉइंट मैन, जिसका काम ये कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन में रिजल्ट में फ़ायदा भी मिलता है, जो आरएसएस की महत्वाकांक्षा तो होती होगी, तो फिर तो इसको मोदी तो जस्टिफाई हो जाते हैं ना अपने काम से, फिर मतलब भले संगठन कमज़ोर हो रहा हो, लेकिन क्या संगठन को इसकी चिंता करनी चाहिए कि वो कमज़ोर हो रहा है? देखिए, मेरा तो समझदारी ये है कि किसी भी संगठन को, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर उसका एक लीगल पोजीशन होना चाहिए। अगर आरएसएस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कैंपेनिंग के लेवल पे, बूथ मैनेजमेंट के लेवल पे, इवन कैंडिडेट डिसाइड करने के लेवल पे इन लोगों का बड़ा रोल होता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन में जाके रजिस्टर करना चाहिए अपने आप को। मेरा तो पर्सनली ये मानना है। बाहर से रह के काम करने का अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन का एक सिस्टम बनाया है, उसके साथ जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका क्या स्टेटस होगा, इसका सिस्टम बनाया गया है। तो इसलिए संघ को तो सबसे पहले तो उसको अपना ये पोजीशन छोड़ना चाहिए, उसको रजिस्टर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन में जाके अपने आप को।
बिल्कुल। जैसे अब क्योंकि बात हम यहाँ पर समझ ही रहे हैं कि मोदी बहुत मजबूत हैं, तो जब मोदी कभी एक उम्र के बाद रिटायरमेंट लेते हैं पॉलिटिक्स से या बाहर जाने की सोचते हैं, तो आरएसएस उस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा उनके उत्तराधिकारी के बारे में? क्या मोदी खुद ही चुनेंगे उत्तराधिकारी? देखिए, सक्सेशन जो होता है किसी पोजीशन का, जो पोजीशन पावर कंट्रोल करता है, उस सक्सेशन में आइडियोलॉजी एक छोटा फैक्टर होता है। अच्छा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो पावर के जितने भी लीवर हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। जो लोग पावर के लीवर को कंट्रोल कर रहे होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। मेरे नज़र में आज के डेट में अमित शाह पावर के लीवर को कंट्रोल कर रहे हैं। मोदी के अलावा अगर दूसरा कोई व्यक्ति है जो पावर को कंट्रोल कर रहा है, उन लीवर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो अमित शाह है। वो तो संघ से बाहर गए हैं वैसे। बिल्कुल, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि डिसीजन जो होगा वो उस जगह से होगा। संघ आइडियोलॉजी दे सकता है, लेकिन अगर भागवत की जगह कोई और होता तो वो अपनी डोमिनेंस बना के रखता, ऐसे ही किसी क्राइसिस को लेके, भविष्य में आने वाले उत्तराधिकारी को लेके या इस तरह सवालों को लेकर। मतलब आपसे मैं अगर पूछूं कि गोलवलकर होते संघ के सर संचालक आज की डेट में, तो वो इतना लिवरेज मोदी को लेने देते? गोलवलकर को समझने के लिए जरूरी है कि उनका जो वी जो उनकी किताब है जो 1939 में आई, और पूरे 40 के दशक में गांधी हत्या से पहले तक जो होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, इनको मिला के अगर आप गोलवलकर को देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि गोलवलकर ही कन्वर्ट हो गया मोदी में। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि मोदी को हटाएं, बल्कि गोलवलकर ही जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे, वो मोदी बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसी तरह की जो सारा कुछ वही है। एक मुस्लिम लोगों को लेके बातचीत है, कास्ट को लेके बातचीत है, माइनॉरिटीज़ को लेके बातचीत है, वो सोच मोदी में रिफ्लेक्ट। इसलिए मैंने कहा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। इसीलिए मोदी ने जो पुस्तक लिखा जिसमें बहुत सारे बायोग्राफिकल स्केचेस हैं बहुत सारे लोगों का, भागवत के पिताजी का भी है उसमें, मधुकर राव भागवत का, उसमें गोलवलकर का भी है। और गोलवलकर वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में तो पूरा स्तुति गान है। लगता है कि उनके मतलब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं वो। मैंने कहीं पढ़ा, शायद आपने ही पढ़ा, कि सबसे बड़ा पोर्शन भी उन्हीं के बारे में लिखा है, गोलवलकर के बारे में मोदी ने। हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के काफ़ी ग्लोरीफाई किया गया है उसमें। मतलब एक आइडियल की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। अब वापस भागवत में आते हैं, हमारे कार्यक्रम का समय भी लगभग ख़त्म हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, भागवत कैसे देख रहे होंगे अपने को साइड लाइन होने को? क्या उनको चिंता नहीं होती होगी कि उनका भविष्य या उनकी इमेज क्या रह जाएगी संघ के अंदर? मुझे लगता है कि भागवत अपने पोजीशन को पावर वापस हासिल करने के ऊपर चिंता करने से ज़्यादा इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मोदी का कृपा दृष्टि उन पे बना रहे। लेकिन इस तरह तो वो बड़े कॉज को, मतलब आरएसएस को ही नुकसान पहुंचा देंगे। आरएसएस का कॉज क्या है? वही है जो मोदी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक संगठन की भूमिका, उनका अपना जो पोजीशन है, उनके पोजीशन को जो पहले का जो अरेंजमेंट था उसको वो सिर्फ गड़बड़ हो रहा है। तो भागवत को कोई एंजाइटी या बेचैनी नहीं है कमज़ोर होते हुए देखने को? मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत मजबूत व्यक्ति है। इनफैक्ट अरुण शौरी जिससे जब मेरी बात हो रही थी तो कैंपेन 2014 का कैंपेन शुरू होने से जस्ट पहले जब राम माधव आते हैं अरुण शौरी के पास बोलने के लिए कि आप एक बार बात कर लीजिए मोदी जी से कि भाई इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए। उन्होंने राम माधव भागवत जी से शायद सही तरीके से बात नहीं किया था।
तो जब अगर भागवत इस तरह से आउटसोर्स कर सकते हैं अपना रेस्पेक्टेबिलिटी किसी के नज़र में हासिल करने के लिए, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा वजूद है, पूरा पूरा सोच जो है, पूरी पूरी चिंताएं जो हैं उनकी, वो कितना सीमित है। लेकिन एक पीस 2014 का भी पीस है, उसमें हम पाते हैं कि जैसे भागवत बहुत ज़्यादा लॉबी कर रहे थे मोदी को खड़ा करने के लिए आडवाणी के खिलाफ, और उनका बहुत हाथ रहा है मोदी के स्थापित होने में भी बीजेपी का। और ये डिटीरियोरेट कैसे होता है, ये कब से शुरू हुआ है संबंध इस तरह का? देखिए, भागवत इनके लिए लॉबी नहीं कर रहे थे, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अब उस पीस में क्या लिखा हुआ हम नहीं जानते हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भागवत उनके लिए लॉबी नहीं कर रहे थे। जब वो सरसंघ चालक बनते हैं तो उस समय में उनका जो सबसे प्रिय कैंडिडेट हैं वो है नितिन गडकरी, जिनको वो अध्यक्ष बनाते हैं। और फिर दोबारा भी अध्यक्ष बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जब एक स्कैम आ गया और फिर वो नहीं बन पाए। भागवत तब जब भागवत एक्चुअली एक्ट करने के पोजीशन में आते हैं, तब तक मोदी ऑलरेडी संघ परिवार का इमेजिनेशन कैप्चर कर चुका था। और भागवत भी उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत ही घबराए हुए थे 2010 में जो हिंदू टेरर केसेस खुल रहे थे। खास करके दिसंबर 2010 में जब इंद्रेश कुमार, जो उनके बहुत ही नज़दीकी नेता हैं आरएसएस के, उनको जब बुलाया गया था इंटरोगेट करने के लिए, तो बहुत ही घबराए हुए थे भागवत। और उस समय उसके बाद इनके सामने में बस एक ही चीज़ था, जो कि कैरवन ने भी इंटरव्यू किया था, जिसमें देखा था कि भागवत को पता था टेरर एक्टिविटीज़ का। तो वो घबराए हुए थे और फिर उनके सामने एक ही चीज़ था, कौन बचा सकता है हमको। उनके सामने यही था कि सत्ता आ जाए बीजेपी के पास तो बचा सकते हैं, और क्योंकि मोदी इमेजिनेशन कैप्चर किए हुए थे इसलिए उनके पीछे, इसलिए भागवत उनके लिए लॉबी नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को बचा रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे। धीरेन्द्र, 2024 में भागवत का भी कार्यकाल समाप्त होगा सरसंघ चालक का, शायद ऐसी बात है, कहीं पढ़ा है मैंने कि वो शायद तब तक बने रहना चाहते हैं सरसंघ चालक, या तब तक रहेंगे। उसके बाद जो सरसंघ चालक आएंगे उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी इस परिस्थिति में, इस जो डायनेमिक्स बदल गया है उसके बैकग्राउंड में? देखिए, सरसंघ चालक का कोई टेन्योर नहीं होता है, लेकिन पिछले जो पहले 2 सरसंघ चालक थे वो तो अंतिम समय तक सरसंघ चालक रहे, मरने तक। उसके बाद के 2 सरसंघ चालक थे, वो लोग जब उनको लगा कि अब उनकी तबीयत उनको साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने पोजीशन छोड़ दिया। भागवत बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो 24 में जाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि 2025 जो 100 साल पूरा होगा आरएसएस की स्थापना का, उस पूरे सेरेमनी को प्रिसाइड ओवर करें, वो चाहेंगे उसको। और मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी में कहीं जाने वाले हैं। बीच बीच में ऐसी खबरें आती कि उनको राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है, ऐसा है, संभव है क्या? मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे जानकारी नहीं है इस तरह का कुछ। धीरेन्द्र, एक और सवाल जो सब हमसे पूछना भी चाहते थे, हमारी टीम वाले भी, कि आरएसएस के अंदर मोदी के कौन कौन लोग हैं, अगर आप बोलें कि ये लोग मोदी को बहुत फेवर करते हैं पदाधिकारी लेवल पे? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें किसको बोलेंगे कौन नहीं है, सारे लोग हैं, लेकिन हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म भी तो होगा। कुछ जो लोग हैं जो कि प्राइवेट कन्वर्सेशन में इस चिंता को जाहिर करते हैं, वो प्रायः वो लोग हैं जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। अच्छा, ये कास्ट फैक्टर भी है? कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ, जब सुदर्शन जी को हटाया गया
तो उस समय में महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा बेसब्र हुए जा रहे थे, क्योंकि बार बार नॉन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बन जा रहा था। सुदर्शन जी से पहले जो थे वो यूपी के थे, हाँ, एक राजेंद्र प्रसाद सिंह, रज्जू भैया जिनको बोलते थे। सुदर्शन जी ब्राह्मण थे लेकिन कर्नाटका के थे। हाँ, अब महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने सारा फसल बोया संघ का, मलाई कोई और खाया जा रहा है। तो ब्राह्मणों में भी कॉन्ट्रडिक्शन रहता है क्या? क्यों नहीं होगा? महाराष्ट्र के ब्राह्मण कर्नाटक। देखिए, एक बात जान लीजिए कि संघ के अंदर कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके इसलिए भी क्योंकि संघ में संघ हमेशा जो अवर्ण रिलीजियस सिंबल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करता है बड़े मूवमेंट के लिए। और वो जहाँ पे जो सवर्ण जो कल्चर है उसका इस्तेमाल करता है, और जहाँ पे अवर्ण कल्चर अगर है भी, उसको अगर अपने फोल्ड में लिया भी संघ, तो उसके ऊपर सवर्ण का थोपने की कोशिश करते हैं उस कल्चर को। हाँ, जहाँ पे इस तरह के प्रोसेसेस लगातार चल रहे होंगे, उसमें ब्राह्मण, अपर कास्ट, कास्ट एज सच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने ही सवाल में वापस आता हूँ इस कार्यक्रम में अंत में कि नए सरसंघचालक के लिए क्या चुनौती रहेगी जिस हालत में आरएसएस को भागवत छोड़ के जाएंगे, जब कभी जाएंगे? मतलब नए सरसंघचालक को चाहिए कि अपने आप को बीजेपी में विलीन कर ले। विलीन कर ले? बिल्कुल। मतलब अपनी और एक लीगल तरीके से काम करें, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करें। हाँ, ये क्या तरीका है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में आप कहाँ पे हैं, संघ कहाँ पे है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो आप एक नागरिक की हैसियत से बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की हैसियत से बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आरएसएस, अगर आरएसएस का जो ढांचा है आज, अगर उसी पर बात करें कि नए सरसंघचालक को मोदी की छाया से आरएसएस को निकालने के लिए, जो अब पूरी तरह से मोदी ने छा गए हैं, क्या करना चाहिए? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं यही बोलूँगा कि मोदी की छाया से उनको परेशानी नहीं है, संघ परिवार को परेशानी नहीं है। संघ परिवार का बहुत ही रोल मॉडल है मोदी। हाँ, लेकिन हर नेता मोदी जैसा करने लगे तो? हर नेता नहीं कर सकता मोदी जैसा ना। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि पोजीशन एक ही होता है, ऊपर में टॉप लेवल का जो पोजीशन है एक ही जैसे है। योगी आदित्यनाथ हैं और अमित शाह भी हैं, जो अपने आप को उत्तराधिकारी की तरह देखते होंगे, बोलते तो नहीं हैं, अभी बोलने की हिम्मत तो किसी की है भी नहीं इस तरह की बातें। वो लोग भी तो, अगर मोदी इस तरह से कर सकते हैं तो वो भी तो कुछ आइडिया ले रहे होंगे ना मोदी की बुक से। देखिए, अब ये तो उनके मन की बात है, हाँ, कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये तो साफ है कि ये सारे लोग एम्बिशियस तो हैं ही, सारे लोग एम्बिशियस हैं। तो जो है, मोदी के दौर में हमने ये देखा कि आरएसएस पहले जैसा नहीं है, उसके सरसंघ का चालक का पद कमज़ोर हुआ है और उसकी एक लंबे समय तक इस तरह एक बानगी बनी रहेगी। धीरेंद्र, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद विष्णु। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाके मैगज़ीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्त।